हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे आपकी ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार में, जो कि केरला में है, वहाँ पर हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। उनको इंडिया के जितने भी चीफ पोइट्स हुए हैं उनमें से एक माना जाता है। उनकी कॉम्पोजिशंस जो है वो जानी जाती है उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, उनकी वर्सेटिलिटी के लिए, स्किलफुलनेस के लिए हम कह सकते हैं, और एक इनबोर्न वो फ्लेवर सॉइल का, मतलब जो कि रिलेटेड है उस जगह से जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। तो हमेशा इस तरह का फ्लेवर जो है वो अपनी कॉम्पोजिशंस में डाला करती थी। कमला दास जो है उन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, दोनों इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। ठीक है, जो उनका पेन नेम हुआ करता था उसमें। सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हॉलेट एंड अदर स्टोरीज 1992। तो ये सारी कंपोजिशंस हैं जो उन्होंने की थी, अपने टाइम पर लिखी थी। और इसके अलावा 5 बुक्स पोइट्री पर भी लिखी हैं। वो एक सेंसिटिव राइटर रही हैं, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उस पर मेनली फोकस करते हुए अपनी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो कंप्लीट की हैं। और माय मदर एट 66 जो है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू द थीम ऑफ द पोएम। द थीम ऑफ द पोएम इज़ फियर ऑफ सेपरेशन, मतलब अलग होने का डर। अब ये अलग होने का डर जो है वो किसके अंदर है? पोइट के अंदर है। पोइट के अंदर ये डर है कि कहीं वो अपनी मदर से अलग ना हो जाए। तो ये फियर ऑफ सेपरेशन जो है पोइट के अंदर, ये कब कब आता है? ये 2 स्टेजेस में आता है। एक तो तब जब वो छोटी होती है, बचपन में आता है, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। क्योंकि बचपन में अक्सर बच्चों को ये डर होता है कि कहीं उनकी मदर उनको छोड़कर ना चली जाए, कहीं वो उनसे सेपरेट ना हो जाए, या कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे कहीं पर। तो इस तरह के एप्रीहेंशंस जो हैं वो बच्चों के अंदर अक्सर होते हैं, और ड्यूरिंग द चाइल्डहुड यही एप्रीहेंशंस उनको परेशान करते हैं कहीं ना कहीं, कि कहीं वो अपनी मदर से किसी भी सेंस में अलग ना हो जाए। एंड द सेम फीलिंग शी इज़ नाउ एक्सपीरियंसिंग व्हेन शी इज़ नाउ ग्रॉन अप। अब वो बड़ी हो गई है तो सेम काइंड ऑफ एप्रीहेंशन उसके मन में अभी वो डर है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, क्योंकि अब उनकी मदर जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। तो ये 2 स्टेजेस हैं जब पोइट फील करती है कि वो अपनी मदर को खो ना दे। लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away. So here you can see कि पूरी पोएम जो है वो एक सिंगल सेंटेंस में है, सिर्फ कोमाज का यूज़ हुआ है इन बिटवीन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है ये पूरी पोएम जो है वो बेस्ड है एक ही थॉट के ऊपर और एक ही आइडिया के ऊपर। सो द पोइट हैड गॉन टू हर पेरेंट्स होम टू विजिट दैम। पोइट जो है वो अपने पेरेंट्स के घर वहाँ पर रहने के लिए गई थी, एंड आफ्टर सम डेज़ अब वो वापस अपने घर जा रही है। तो वो ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, जहाँ से उसे प्लेन पकड़कर वापस जाना है। तो पोइट की मदर जो है वो उसके साथ गाड़ी में उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई है, और वो पोइट के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं उसे सी ऑफ करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए। तो जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो सोई हुई है, और उनके फेस की तरफ वो जब देखती है तो वो उसको डिस्क्राइब करती हैं अपनी मदर के फेस को, कि वो बिल्कुल कलरलेस सा, पेल सा दिखाई देता है, बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ। वो अब 66 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो कैसा दिखाई दे रहा है उनका फेस? वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी डेड बॉडी का फेस होता है, बिल्कुल कलरलेस सा, पेल सा, रंग उड़ा हुआ सा, जिसमें जान ही नहीं होती। तो ऐसा सा फेस उनका दिखाई देता है। जब वो अपनी मदर की तरफ देख रही होती है तो वो फील करती है कि हर मदर माइट बी सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ लॉनलीनेस। ठीक है, कि उसकी मदर जो है वो भी एक तरह के पेन में है, क्योंकि इस टाइम पर आकर हर इंसान जो चाहता है इस एज में आकर, वो ये चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उसके पास रहे, उन्हें किसी तरह की टेंशन ना हो। बट शी वुड ऑल्सो बी सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पेन ऑफ लॉनलीनेस, एंड इट सीम दैट शी हैज़ एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। मतलब ऐसा उसको देखकर लगता है कि उन्होंने भी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, एडजस्ट कर लिया उन्होंने इन सर्कमस्टांसेस से। आगे वो कहती है, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पोइट जब अपनी मदर की तरफ देख रही है तो उनको ये फील हो जाता है कि वो किस तरह के पेन से गुजर रही है उनकी मदर,
अब पोइट जो है वो भी काफ़ी परेशान है, दुखी है अपनी मदर की इस कंडीशन को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर कि उन्हें वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सेक्लूजन को, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये भी कि वो उनके साथ नहीं रह सकती हैं क्योंकि उनकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंपल्जन्स हैं लाइफ को लेकर जो उन्हें पूरी करनी है, अपनी कुछ ड्यूटीज़ जो हैं लाइफ में। तो इस वजह से अब वो पोइट का जो माइंड है वो भी पूरा इस तरह की थॉट्स से भर जाता है, जिससे वो काफ़ी परेशान सा फील करती है, और इन्हीं थॉट्स को वो डाइवर्ट करने के लिए वो गाड़ी से बाहर की तरफ देखने लगती है, ताकि वो उस पेन को, उस एगोनी को जो वो फील कर रही थी उस टाइम अपनी मदर को लेकर, वो उसको ड्राइव अवे कर सके, उसको भुला सके। तो वो काफ़ी हेल्पलेस सा फील कर रही थी अपनी मदर की एजिंग को लेकर और उनकी अप्रोचिंग डेथ को लेकर। तो जब पोइट गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है तो वो क्या देखती है, उसे यंग ट्रीज़ दिखते हैं। ओके, दे वर रनिंग पास्ट हर कार, वो पीछे जाते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे जाती हुई दिखती है, तो खिड़की से वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हो। और बच्चे जो हैं वो दे आर स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, ठीक है, वो अपने घर से खुशी खुशी दौड़ते हुए बाहर आते हुए दिख रहे हैं खेलने के लिए। सो ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स पासिंग टाइम, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। ओके, जैसे पेड़ जो है उन्हें पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं बड़ी तेज़ी से, उसी तरह से वक्त जो है उसका भी पता नहीं चलता, वो कितनी जल्दी बीत जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि कभी ऐसा भी टाइम था व्हेन हर मदर यूज्ड टू बी सो यंग, लेकिन बट द टाइम हैज़ पास्ड, अब वो वक्त जो है वो जा चुका है, नाउ शी इज़ टू ओल्ड। सो जो स्प्रिंट जो वर्ड है ये किसका सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है यूथफुलनेस ऑफ ट्रीज़ का। ओके, तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग वे में वो क्या शो कर रही है, एक तो वो यूथफुलनेस दिखा रही है ट्रीज़ का, ओके, और बच्चों का एनर्जेटिक नेचर दिखा रही है इन कंपैरिजन टू द कंडीशन ऑफ हर मदर विच इज़ नाउ विदर्ड एंड फेडेड। सो जो भी उस टाइम पर पोइट खिड़की से बाहर देख रही होती है अपनी गाड़ी के, वो हर चीज़ को एक कॉन्ट्रास्टिंग वे में उसको कंपेयर करती है अपनी मदर की कंडीशन के साथ। तो जिस तरह से वो एक एनर्जेटिक फेज़ को देखती है अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर, तो वो उसको कॉन्ट्रास्टिंग वे में अपनी मदर की कंडीशन से कंपेयर करके देखती है, और उसकी मदर की कंडीशन जो है वो बिल्कुल उसके उलट, उसके अपोजिट, अब बिल्कुल एनर्जीलेस है, as she is approaching towards her death. And then it says, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. Now the poet has reached to the airport, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, अब वो कुछ यार्ड्स दूर अपनी मदर से खड़ी हैं, एंड शी लुक्स अगेन एट हर, अब वो फिर से उनकी तरफ देखती हैं, और वो क्या नोटिस करती हैं, फिर से वो वैन मीन्स कलरलेस सा पेल सा चेहरा जो है वो उनका ही पड़ता है, और अब वो उनके चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती हैं। जिस तरह से लेट विंटर्स मून होता है, इट्स ब्राइटनेस इज़ वील्ड ड्यू टू फॉग, क्योंकि विंटर के अंदर मून की जो चमक होती है वो फॉग के अंदर वो चमक जो है वो वैसी दिखाई नहीं पड़ती जैसे हम नॉर्मल डेज़ में समर्स में देखते हैं उसकी चमक। तो जिस तरह से विंटर का जो मून होता है जिसकी चमक फॉग के पीछे छिपी हुई होती है और जो वो चमक जो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती, तो वैसे ही अब उसकी मदर का फेस जो है, उसकी मदर का जो यूथ है वो भी अब छिपा हुआ है उनकी ओल्ड एज के पीछे, और अब वो भी उसी विंटर्स मून की तरह अपनी ब्राइटनेस जो है वो खो चुकी है, मतलब अपना यूथफुलनेस और अपनी यूथ एज जो है वो खो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट जो है वो कंपेयर करती है अपनी मदर की कंडीशन को विंटर्स मून के साथ, जिस तरह से विंटर्स मून की ब्राइटनेस जो है दैट इज़ विल्ड ड्यू टू फॉग, दैट इज़ इनविजिबल टू अस, मीन्स वी समवेयर वी लूज द ब्राइटर साइड ऑफ द मून, विंटर्स मून। सो सेम वे मदर जो है वो भी अपने चेहरे की ब्राइटनेस और अपना यूथफुलनेस जो है उस विंटर्स मून, उस फॉगी मून की तरह अब खो चुकी हैं। फिर वो कहती है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो फिर पोइट कहती है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो फिर से जब अपनी मदर की तरफ देखती है, उनकी कंडीशन की तरफ देखती है, तो वो एक फैमिलियर सा एक्ट, वो एक फैमिलियर सा पेन जो पहले कभी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड वो उन्हें फील हुआ करता था, वही अब उन्हें सता रहा है। व्हाट काइंड ऑफ फियर? द फियर ऑफ सेपरेशन, कि कहीं वो उसकी मदर जो है वो उससे दूर ना हो जाए, बिकॉज वी नो दैट शी इज़ नाउ 66 एंड शी इज़
now approaching towards her death. Okay, so poet is having that apprehensions of losing her. तो इसलिए वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, मतलब अपने आप को भी एक तरह से दिलासा दे रही है कि हाँ, शी विल बी एबल टू सी हर अम्मा अगैन. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और इन द लास्ट लाइन पोइट क्या कहती है कि जाते जाते वो सिर्फ स्माइल करती है और स्माइल ही करती रह जाती है. वो एक फेक स्माइल थी, क्योंकि जो वो अंदर फील कर रही थी वो उसके चेहरे पर नहीं था, क्योंकि वो एप्रीहेंशंस जो है वो अपनी अम्मा को वो फील करवाना नहीं चाहती थी. सो वो अपनी स्माइल के पीछे अपने अंदर के जो टीयर्स हैं उनको वो छुपाती है और उन्हें वो दिखाना नहीं चाहती. इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बनाना चाहती जिससे कि उसकी मदर को लगे कि वो भी दुखी है. तो इसलिए वो स्माइल करती है बार बार, ताकि उनको ये लगे कि वो अपनी जगह ठीक है और उसकी मदर जो है वो भी अपनी जगह बिल्कुल खुशी खुशी रहे. मोर ओवर यहाँ पर जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल है, यहाँ पर रिपीटिशन का यूज़ हुआ है. एंड एट लास्ट जो लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुए हैं वो है सिमिली, मेटाफर, personification, alliteration, repetition. Thank you.